हेलो वेलकम। बहुत दिनों के बाद। ठीक है, तो आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं जो कि रेनल फिजियोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इस टॉपिक का नाम है काउंटर करेंट मल्टीप्लायर। कैसे रेनल मेडुला इंटरस्टिशियम में हाइपर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होता है, कैसे अचीव होता है वो ऑस्मोलैरिटी, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, ये काउंटर करेंट मल्टीप्लायर का काम है और उसको मेंटेन करना काउंटर करेंट एक्सचेंजर का नाम है। काउंटर करेंट एक्सचेंजर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले काउंटर करेंट मल्टीप्लायर पे आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और भाई कमेंट्स में कुछ लिखा करो यार, है ना। कुछ पूछो, कुछ बोलो, कुछ कि कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है तो वो टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। और डाउट हो तो पूछा भी करो। तो सवाल आता है कि किडनी को अगर एक्सक्रीट करना है कंसंट्रेटेड यूरिन तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसके रिक्वायरमेंट है हाई एडीएच लेवल। आप जानते हो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, अच्छा वहाँ पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ये एक्ट करता है डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे, जहाँ पे वो रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। और ये इनर मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे काम करके यूरिया का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है UTA1 और UTA3 ट्रांसपोर्टर से। यूरिया ट्रांसपोर्टर A1 और यूरिया ट्रांसपोर्टर A3। यूरिया ट्रांसपोर्टर A3 जो होता है वो एक्टिवेट होता है एडीएच के कारण, अदरवाइज वो स्विच ऑफ होता है, UTA1 एक्टिवेटेड रहता है। लेकिन जब एडीएच का लेवल बढ़ता है तो UTA1 UTA3 दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का कि एडीएच का लेवल हाई हो, जिससे कि डीसीटी और सीडी वाटर के लिए परमिएबल हो। उसके बाद मेडुलरी इंटरस्टिशियम का हाई ऑस्मोलैरिटी, जिससे ग्रेडियंट मिले, है ना। वैसा तो नहीं है कि एडीएच वाटर डिफ्यूजन कराता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन कराता है, आई एम सॉरी, तो वो एक्टिव वाटर कभी अब रीएब्जॉर्ब एक्टिवली होता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ानी पड़ेगी, ट्यूबुलर फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा रखना पड़ेगा। इसी का काम है काउंटर करेंट मल्टीप्लायर, जो लूप ऑफ हेनले करता है। वो हम आगे देखने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, रेनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम हाइपर ऑस्मोटिक होता है जब एडीएच का लेवल हाई होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक की तरह काम किया ये। उसके बाद हाँ, वाटर जो होता है, वाटर ये ट्यूबुलर मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस के थ्रू इंटरस्टिशियम में आया और फिर वहां से ये वासा रेक्टा के थ्रू ब्लड में चला जाएगा। तो आपका वाटर का लॉस भी नहीं हुआ बॉडी में और हमारा जो काम था कि हमें इंटरस्टिशियम को हाइपर ऑस्मोलर करना है वो भी हमारा अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो यूरिन कंसंट्रेशन एबिलिटी जो है वो लिमिटेड होता है एडीएच के लेवल से और डिग्री ऑफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ रेनल मेडुला। अब आता है सवाल कि किस प्रोसेस से रेनल मेडुला इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिकम हाइपर ऑस्मोटिक। तो वही मैंने कहा कि इसमें काउंटर करेंट मैकेनिज्म काम करता है। काउंटर करेंट मैकेनिज्म, इसमें बहुत सारे टाइप है, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर, काउंटर करेंट एक्सचेंज, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे काउंटर करेंट मल्टीप्लायर की। अब काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो है ये स्पेशल और एनाटॉमिकल अरेंजमेंट LOH लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है, स्पेशलाइज्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ठीक है। रेनल मेडुला का, रेनल मेडुला में जो बनता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऊपर से आ रहा है, वो स्पेशलाइज करके फॉर्म कर देता है वासा रेक्टा, फिर वो रिटर्न कर जाता है कॉर्टेक्स में और बना देता है वेन्स, ठीक है। तो आप जानते हो कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी में मैंने बताया था कि 85% न्यूरॉन्स जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल नेचर के होते हैं और 15% जक्स्टा मेडुलरी होते हैं। तो यहाँ पे 15% नेफ्रॉन्स आर जक्स्टा मेडुलरी इन नेचर विद LOH एंड वासा रेक्टा विच गो डीप इनटू द मेडुला बिफोर रिटर्निंग टू कॉर्टेक्स। सो सम लूप ऑफ हेले लूप ऑल द वे टू द टिप ऑफ रेनल पैपिला, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप, ये एक ट्रायंगुलर शेप का रेनल पिरामिड है, इसका ये पॉइंटेड एंड को बोलते हैं रेनल पैपिला। तो यहां से इसका लूप ऑफ हेनले टिप तक जाता है, कोई किसी LOH का लूप ऑफ हेनले का, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा लूप डाउन इनटू द मेडुला
पैरेलली दोनों जाता है, काउंटर करंट में फ्लो करता है। जैसे डिसेंडिंग लिम्फ अगर नीचे जा रहा है तो इसका असेंडिंग लिम्फ ऊपर जाएगा, ओके, जस्ट लाइक दिस, तो जो हेल्प करता है। तो finally collecting the carry urine through hyperosmotic renal medulla before excreted, which also play a crucial role in counter current mechanism. अब now आता है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस हाइपरऑस्मोटिक रेनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब जानते हो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है मेडुला किडनी में, वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते चला जाता है। कैसे? शुरू में आता है तो 300 रहता है, क्योंकि ब्लड का ऑस्मोलैरिटी, ब्लड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी भी 300 होता है, वो कैसे 1200 जाता है, इसी बात को डिस्कस करेंगे हम लोग काउंटर करंट मल्टीप्लायर में। तो कि मतलब वहां पे इसका मतलब हुआ कि वहां पे सल्यूट्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ वाटर से, ठीक है। अब एक बार हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन अचीव हो गया तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा बाय बैलेंस ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर। तो फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट इन द बिल्डअप ऑफ सल्यूट कंसेंट्रेशन इन मेडुला आर, कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं कि पहली बात तो असेंडिंग लिम्ब के 2 सेगमेंट होते हैं, थिन सेगमेंट और थिक सेगमेंट। तो थिक सेगमेंट से क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम आयन का, और उसके साथ को ट्रांसपोर्ट होता है पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन और बाकी कुछ आयन, ठीक है। और उसके बाद एक होता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन होता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेमले। थिन सेगमेंट से पैसिव डिफ्यूजन होता है कुछ आयंस का, जो कि हाइपरऑस्मोलैरिटी बनाने में वो भी एक मदद करता है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं आयंस का। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मैंने कहा था कि एडीएच के कारण यूटीएच से यूरिया का डिफ्यूजन होता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और वो भी मेंटेन करता है हमारा हाइपरऑस्मोलैरिटी को। उसके बाद अब सोचोगे कि भाई यूरिया आ रहा है, सल्यूट आ रहा है, NaCl आ रहा है, लेकिन वाटर भी तो आ रहा है, लेकिन वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है। मेडुलरी ट्यूब्यूल से जो वाटर आता है इंटरस्टिशियम में वो फार लेस होता है देन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सल्यूट इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसलिए उसको बीट कर देता है, उसको थोड़ा सा उस पर भारी पड़ जाता है हमारा सल्यूट कंसेंट्रेशन, ओके। अब इस ट्यूब्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप ये वाला चार्ट को इसमें जहां टिक मारा है इसको याद ही कर लो, आपको समझ में, अब इसको मैं समझाऊंगा आगे कैसे कैसे क्या होता है। एक टिक मतलब मॉडरेट लेवल है, 2 टिक मतलब हाई लेवल का एब्जॉर्प्शन रेट है, और 0 मतलब नहीं एब्जॉर्ब होता है, और टिक एडीएच मतलब एडीएच के प्रेजेंस में यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। ये हम इसका पीडीएफ आपको डाल देंगे, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप देख लेना, गूगल ड्राइव का एक लिंक डाल देंगे, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। अब क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है लूप ऑफ हेनले का जिससे कि सल्यूट ट्रैप हो जाता है रेनल मेडुला में? क्या ऐसा क्या है लूप ऑफ हेनले में कि सल्यूट रेनल मेडुला में रह जाता है और वहां पे हाइपरऑस्मोलैरिटी कॉज कर देता है? अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हाइपरऑस्मोलैरिटी का है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड को ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड अदर आयन फ्रॉम थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आप जानते हो कि थिक और थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल होता है वाटर के, ठीक है। तो सल्यूट जो पंप होता है इंटरस्टिशियम में, दैट आर नॉट फॉलोड बाय ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इनटू द इंटरस्टिशियम, क्योंकि वहां तो वाटर की परमिएबिलिटी 0 है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने असेंडिंग लिम्ब से बाहर सल्यूट भेज दिया इंटरस्टिशियम में, तो यहाँ सल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया, यहाँ सल्यूट कंसेंट्रेशन कम हो गया, तो वाटर भी यहाँ जाना चाहेगा, लेकिन क्योंकि ये इम्परमिएबल है इसलिए वाटर यहाँ जा नहीं पाता है, तो हमारा मेडुलरी जो हमारा ऑस्मोलैरिटी बना वो बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। अब उससे भी और मैंने कहा था कि पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है NaCl का थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो कि फर्दर ऐड करता है हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ रेन्यूल मेडुलरी इंटरस्टिशियम। आप जानते हो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बहुत परमिएबल होता है वाटर के लिए, वो सल्यूट के लिए नियरली इम्परमिएबल होता है और वाटर के लिए तो बहुत ही ज्यादा परमिएबल होता है। सो ट्यूबुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी क्विकली बिकम्स इक्वल टू द रेनल मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी। क्या है कि असेंडिंग लिम्फ ने तो पंप कर दिया सल्यूट मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और डिसेंडिंग लिम्फ वाटर के लिए परमिएबल है, तो ये और इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी और डिसेंडिंग लिम्फ का ऑस्मोलैरिटी इक्वल करने के लिए डिसेंडिंग लिम्फ वाटर थ्रो करता है, ठीक है, जिससे कि डिसेंडिंग लिम्फ और मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी सेम रहता है। तो
बट स्टिल इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ रेनल मेडुला इंक्रीज कर जाता है 1400 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक। अब ये क्यों करता है? अब मैंने कहा कि वाटर भी आया, सल्यूट भी आया। 0.4 को याद रखो, यहां पे मैंने क्या बताया था कि अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होता है देन सल्यूट से, इसलिए ये वाला फर्क नहीं डालता है। अब आ गया हमारा मेन क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, डिस्क्राइब द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। आपसे स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बना बना के पूछेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि पहले की लूप ऑफ हेनले फ्लूइड से भरा हुआ है। जो ट्यूबुलर फ्लूइड है लूप ऑफ हेनले में, उसका कंसेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ठीक है। और जो कि सेम विच लीव्स द पीसीटी में जो फ्लूइड का कंसेंट्रेशन था वो था हमारा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, वही हमारे लूप ऑफ हेनले में आया, ठीक है। यहाँ देखो 300 300 300 ये ऐसे फ्लो कर रहा है। उसके बाद एक्टिव आयन पंप जो थिक सेगमेंट पे था वो रिड्यूस करता है कंसेंट्रेशन इनसाइड द ट्यूब्यूल और रेज कर देता है इंटरस्टिशियल कंसेंट्रेशन को। मैंने कहा था NaCl का पंपिंग होता है। ये पंप एस्टैब्लिश करता है 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का ग्रेडियंट। याद रखना, ये पंप 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का ही ग्रेडियंट एस्टैब्लिश कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे 300 300 300 आ रहा था, यहाँ पे जो 300 था ये बाहर कुछ फेंक दिया, तो यहाँ 200 हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट देखो 400 माइनस 200, 200 का ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ट्यूबुलर फ्लूइड इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ट्यूबुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। मैंने कहा था कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो वाटर के लिए परमिएबल होता है तो क्या करता है वो वाटर को थ्रो करता है आउट। वाटर को थ्रो आउट करता है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो कंसेंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी होती है, वो इक्वल हो जाती है। तो इंटरस्टिशियल ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहता है 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, क्योंकि उधर से वो कंटिन्यूड एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो रुका नहीं है, वो होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आया हमारा, तो यहाँ का भी 400 हो जाएगा और बीच का तो 400 था, यहाँ का 200 रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा तो ट्यूबुलर में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं रुक गया है। तो एडिशनल फ्लो ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड फ्रॉम पीसीटी इनटू लूप ऑफ हेनले। अब हमारा क्या होगा, जो 400 वाला था वो ऊपर की तरफ जाएगा हमारा डीसीटी में, और जो 300 वाला था वो अब आएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, फिर वहां से जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो ऐसा क्या हुआ, तो देखो 300 वाला आ रहा है, यहाँ पे 400 का था, बीच में 400 का था हमारा ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे 200 का, तो ये 200 वाला जा रहा है, 400 वाला यहां आ गया, 300 ऊपर से आ रहा है। अब क्या होता है, अब एक बार जो फ्लूइड है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले चला गया तो आयंस भी पंप होंगे इंटरस्टिशियम में। अब क्या होता है, देखो ये 400 यहाँ पे आया था, ठीक है, और यहाँ पे भी 400 था, फिर से 200 का ऑस्मोलैरिटी बनाना होगा डिफरेंस यहाँ पे, तो अंदर में 300 हो गया, बाहर में 500 हो गया, अंदर में 300 हो गया, बाहर में 500 हो गया। यहाँ पे 200 ऊपर आया था, जो पहले 200 हो गया था वो 150 हो गया, ऊपर में 350 हो गया, और यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाटर थ्रो करेगा इंटरस्टिशियम में और हमारा इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये देखो यहाँ पे हमारा फिर ये 400 था, यहाँ पे 300 हो गया, 400 से 300 हुआ। यहाँ पे पहले 400 था, यहाँ पे मैंने बताया कि 400 कैसे हुआ था, 400, उसके बाद यहाँ बीच में 400 हुआ, अंदर में जो 400 था उसको 200 का डिफरेंस बनाना है, तो ये 300 होके यहाँ पे 500 हो गया, NaCl पंप किया बाहर, 300 500, यहाँ 200 था तो इसको ये 150 करके बाहर में 350 कर लिया। अब क्या होता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो हमारा 400 पे था वो 500 के इक्वल होगा। कैसे होगा, तो वो वाटर को पंप करेगा बाहर की तरफ, वाटर को पंप किया बाहर की तरफ, तो वो भी अपना ऑस्मोलैरिटी को इक्वल कर लिया हमारे इंटरस्टिशियम के ऑस्मोलैरिटी को ज्यादा। अब ये जो स्टेप 1 to 6 मैंने दिखाया, ठीक है, ये स्टेप्स जो मैंने दिखाई ये रिपीट होता है, ये रिपीट ओवर एंड ओवर, रिजल्टिंग इन द बिल्डअप ऑफ सल्यूट एंड कंसंट्रेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। सल्यूट और वाटर पंपिंग हुआ था इंटरस्टिशियम में, तो वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, and thus multiplies the concentration gradient established by the active pumping of ions by thick ascending loop of Henle, raising the interstitial fluid osmolarity to 1200 to 1400। अब देखो ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ऊपर से आ रहा था 300, यहाँ पे देखो, अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करो कि डिसेंडिंग लिम्प ऑफ हेनले और इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी सेम है, 300 700, यहाँ भी 700, यहाँ भी होता, और इधर का जो है यहाँ पे
200 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 1200 यहाँ 1000, यहाँ पे 1000 तो यहाँ 800, यहाँ 700 तो यहाँ 500, यहाँ 300 तो यहाँ 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। बुक पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। जितना आसानी से समझाया है शायद कोई समझाए, नहीं तो अच्छे अच्छे टीचर भी हैं तो वो लंबा खींचेंगे इस टॉपिक को। 1 घंटा 2 घंटे का लेक्चर मैं छोटे में समझा रहा हूं और काम का है, और लिख के आओगे नंबर पूरे मिलेंगे। अब आता है कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का क्या रोल है कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करने में। अब ऐसा नहीं है कि डीसीटी और सीडी का कोई रोल नहीं है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब ट्यूबुलर फ्लूइड लीव करता है हमारा लूप ऑफ हेनले तो उसका ऑस्मोलैरिटी अबाउट 100 मिलीऑस्मोल पर लीटर रहता है। तो अर्ली डीसीटी में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन पर होते रहता है। याद रखना, डीसीटी समवॉट थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बराबर है, वैसा ही कुछ है। ठीक है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, अर्ली डीसीटी की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन हो रहा है बाहर की तरफ, कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियम में हो रहा है, जिससे कि यूरिन और डाइल्यूट हो रहा है। 100 से भी कम होगा उसका ऑस्मोलैरिटी, और ये सेगमेंट परमिएबल नहीं होता है वाटर के लिए। मैंने कहा था ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बराबर समझ लो आप अर्ली डीसीटी को। अब एक बात याद रखना कि एडीएच जो होता है वो लेट डीसीटी पे और कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट पे वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है, और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट पे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ यूरिया कराता है। मैंने ये बता चुका है शुरू में। ठीक है, तो जैसे ही फ्लूइड फ्लो करता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल में, वाटर रीअब्सॉर्ब कितना होगा ये डिपेंड करता है एडीएच का कंसंट्रेशन कितना है। अगर एडीएच ज्यादा है तो वाटर एब्सॉर्ब होगा, और अगर एडीएच नहीं है तो ये सेगमेंट इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए, और सल्यूट का रीअब्सॉर्प्शन होते रहेगा, जिससे कि डाइल्यूशन होते रहेगा, हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन अगर एडीएच का कंसंट्रेशन बढ़ा तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियम में, और ये स्वेप्ट अवे हो जाएगा बाय द रैपिडली फ्लोइंग पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो मैंने कहा कि कॉर्टिकल डीसीटी कॉर्टेक्स में होता है, वहां पे हमारा पंपिंग का काम चालू है। लेकिन अगर एडीएच कम हुआ तो हमारा वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। एडीएच का होना जरूरी है वाटर के रीअब्सॉर्प्शन के लिए। वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा तो हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, अब हम ये फैक्ट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला हेल्प टू प्रिजर्व हाई मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी। अब हमारा एडीएच जो है वो लेट डीसीटी और कॉर्टिकल सीडी पे वाटर रीअब्सॉर्ब कराता है। एक बात है कि ये डीसीटी से ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि अगर कॉर्टिकल से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा इंटरस्टिशियम में, तब तुम हमारा जो काउंटर करेंट मल्टीप्लायर है इतना मेहनत किया वो तो सब बर्बाद हो जाएगा, वो तो कहीं का नहीं रहेगा। भाई मैंने मेहनत किया, तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है हमारा डीसीटी में। ठीक है, जिससे कि कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी घटेगा, लेकिन मेडुला पे कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। ठीक है, अब हमारा ट्यूबुलर फ्लूइड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट से जा रहा है तो वहां पे फर्दर वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन कम होता है। ठीक है, बट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज स्मॉल कंपेयर टू व्हाट वाज एडेड इन कॉर्टेक्स इंटरस्टिशियम। यही बात इसने भी कहा। उसके बाद आता है बात में कि reabsorb water carried away by vasa recta into venous blood so to preserve the medullary interstitial osmolarity की बात बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो एडीएच के इफेक्ट से फ्लूइड एट द एंड ऑफ कलेक्टिंग डक्ट हैज सेम ऑस्मोलैरिटी दैट ऑफ मेडुला इंटरस्टिशियम अबाउट 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। Thus by reabsorption much water as possible kidney form highly concentrated urine excreting minimal amount of water, normal amount of solute but minimal amount of water। ठीक है, जिससे कि वाटर ईसीएफ में चला गया और वाटर डेफिसिट को कंपनसेट कर दिया, बॉडी में वाटर लॉस नहीं हो जाए बॉडी से। सल्यूट कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सल्यूट उतना ही एक्सक्रीट हो रहा है, लेकिन वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया, पानी में शरीर में पानी की कमी नहीं हो जाए इसलिए। ठीक है, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी इसलिए तो एडीएच रिलीज हुआ था, और वो बोलेगा कि नहीं एडीएच रिलीज करो तो इसमें वाटर रीअब्सॉर्ब करेंगे इसलिए कंसंट्रेटेड यूरिन करेंगे, और एडीएच की लेवल कम हो जाएगी तो इसी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। उसके भी 2 टाइप होते हैं, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे देख लो ये मैंने बनाया था, बड़ा मेहनत लगा था यार बनाने में, थोड़ी पढ़ लो इसको भी। तो बोमेंस कैप्सूल है, ये पीसीटी है, यहाँ से NaCl का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, H2 का डिफ्यूजन होता है, यूरिया का भी डिफ्यूजन होता है, तो यहाँ 300 मिली ऑस्मोलैरिटी होता है।
यहाँ पे आया तो यहाँ 600 हुआ, यहाँ 1200 हुआ, H2O निकला, यहाँ से NaCl निकला, यहाँ से पैसिव निकला, यहाँ से एक्टिव निकला, यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे भी H2O निकलेगा इन द इफेक्ट ऑफ ADH, यहाँ पे NaCl निकल रहा है तो यहाँ पे भी ऑस्मोलैरिटी 300 हो गया, यहाँ पे ये कॉर्टेक्स पार्ट है कलेक्टिंग ड्रग का, ये मेडुलरी पार्ट है, यहाँ पे 600, यहाँ 1200, यहाँ पे भी NaCl का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यूरिया का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, और H2O का भी होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ADH। अब हम बोले कि भाई NaCl का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था काउंटर करेंट मल्टीप्लायर में, तो क्या मतलब यूरिया का कोई रोल नहीं था? अरे गलत हो जनाब, यूरिया का ही तो रोल था। यूरिया जो है 40 से 50% कंट्रीब्यूशन देता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में। 40 से 50% 1200 का कर लो तो मतलब नियरली 500 to 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर का कंट्रीब्यूशन देता है यूरिया, तो इसलिए यूरिया को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यूरिया जो है ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है। जब वाटर का डेफिसिट होता है और एडीएच का लेवल हाई रहता है, तो मैंने कहा था एडीएच क्या करता है, पैसिवली रीअब्सॉर्ब कराता है इनर कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया को, ठीक है, यूटीएच3 ट्रांसपोर्टर के द्वारा। तो जैसे ही वाटर फ्लो करता है असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले इनटू डीसीटीएन कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, लिटिल यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड बिकॉज दीज सेगमेंट्स आर नियरली इम्परमिएबल टू यूरिया। अब कंसंट्रेशन एडीएच का ज्यादा होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब रैपिडली होगा कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट से और यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन कैसे नापते हो? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यूरिया का अगर मोल सेम है और वाटर का वॉल्यूम कम होता है, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब जिस समय यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ गया मेडुलरी इंटरस्टिशियम के यूरिया कंसंट्रेशन से, तो आसानी से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता, तो बॉडी का एनर्जी बचा ना, है ना, समझ रहे हो, सब में एक फिजियोलॉजी लिंक्ड है। तो हमारा वाटर ही एब्जॉर्ब हुआ वहां से एडीएच के कारण, तो हमारा यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ा। उसके बाद यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ा तो जैसे ही ट्यूबुलर फ्लूइड इनर कलेक्टिंग डक्ट जाता है, मोर वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है यूरिया का ट्यूब्यूल से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे बाय स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर यूटीए1 एंड यूटीए3। यूटीए3 एक्टिवेट होता है एडीएच के कारण, इंक्रीजिंग यूरिया कंसंट्रेशन इन मेडुला व्हेन एडीएच लेवल्स आर हाई। Simultaneous movement of water and urea out of the inner medullary collecting duct maintains the high concentration of urea in the tubular fluid and eventually in urine even though urea is being reabsorbed. अब आता है बात कि यूरिया तो निकला मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ, वाटर भी निकला, तो भाई अगर सल्यूट का लॉस हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कंसंट्रेशन सेम रहा यूरिन में यूरिया का। उसके बाद और इवन दो यूरिया रीअब्सॉर्ब हो रहा है लेकिन कंसंट्रेशन यूरिया का सेम रहा। अब उस यूरिया का क्या होता है, वो यूरिया रिसाइकलिंग में बात करेंगे। वो यूरिया चला जाता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, वहां से वो आ जाता है वापस कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो बॉडी में यूरिया का एक्युमुलेशन नहीं होता, यूरेमिया नहीं करने देता है किडनी कॉज, ठीक है। इसी का इंपेयरमेंट होता है तो यूरेमिया होता है, जिससे कि वहां से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वो वेनस ब्लड में गया, जहां पे हमारा ब्लड में यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ा तो यूरेमिया कॉज किया। तो यूरिया का जो रोल है यूरिन कंसंट्रेशन एबिलिटी में, ये एविडेंस्ड है फैक्ट के द्वारा कि जो इंसान ज्यादा प्रोटीन खाता है, अब जानते हो कि प्रोटीन डाइट खाओगे तो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो मेटाबॉलिज्म के बाद वो यूरिया बनता है, न्यूक्लिक एसिड का ये यूरिक एसिड होता है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी में सब बता रखा है। तो जो ज्यादा प्रोटीन खाएंगे वो ज्यादा यूरिया बनाएंगे, ठीक है। तो उनका यूरिन जो कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म है वो मच बेटर होगा जो कि लो प्रोटीन डाइट खाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा प्रोटीन खाओ, यूरिन कंसंट्रेटेड रहेगा, वाटर लॉस कम होगा बॉडी में। तो माल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड लो यूरिया कंसंट्रेशन से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, जिससे कि कंसिडरेबल इंपेयरमेंट होता है यूरिन कंसंट्रेटिंग एबिलिटी में। सो थैंक यू भाई, बड़ा बोल दिया, ठीक है, आसान था टॉपिक, क्वेश्चन आएगा इस पे। तो काउंटर करेंट एक्सचेंज जो है वो मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जो बड़ा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी वो मेंटेन होता है, कैसे वो मेंटेन होता है। अगर नहीं काउंटर करेंट एक्सचेंज होगा, जिसमें वासा रेक्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमारा शरीर बर्बाद हो जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है, बाद में कवर करेंगे काउंटर करेंट एक्सचेंज को। छोटा टॉपिक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, और भाई वीडियोस नहीं बना पा रहा तो इसलिए बहुत सॉरी, बिजी थे थोड़े, ठीक है। और शायद हम रेगुलरली बनाए वीडियो, और आप लोग कमेंट करके कुछ कुछ बोलो, लाइक करो, शेयर करो, मोटिवेशन मिलता है, नहीं तो हम काहे को इतना मेहनत करने वाले हैं, है ना।
ठीक है, तो फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ो लिखो खुश रहो।